वेलकम टू माय चैनल चीनी का वीएन। इस वीडियो में मैं ऋत्विक सिंह की किताब आई डोंट लव यू एनी मोर का रिव्यू करूंगी। ऑथर जो हैं ऋत्विक सिंह एक यंग राइटर हैं और उनका ताल्लुक़ न्यू दिल्ली इंडिया से है। बाय प्रोफेशन वो कंटेंट राइटर हैं और उन्होंने 2023 में ही अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, इंग्लिश बीए ऑनर्स इन इंग्लिश। ऑथर ने अब तक 3 किताबें लिखी हैं, वार्म, डस्की डॉन एंड आई डोंट लव यू एनी मोर। किताब की बात करें तो इस बुक को नोशन बुक्स ने पब्लिश किया है 2024 में। 146 पेजेस हैं और ये किताब सेल्फ हेल्प, पर्सनल ग्रोथ एंड हैप्पीनेस वगैरह जैसे थीम्स के बारे में लिखी गई है। इस किताब का स्टाइल कुछ इस तरह है कि इसमें छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं, छोटी छोटी पोइट्री है डिफरेंट थीम्स के बारे में। एंड मैंने ये किताब क्यों ख़रीदी, बेसिकली मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था तो मैं इसके बुक को ज़्यादा अंदर से देख नहीं सकी। तो ऐसा था कि मुझे इसका टाइटल और इसका कवर पेज थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगा था और मुझे उस वक्त लगा कि ये कोई छोटा सा नॉवलेट होगा जिसके अंदर कोई ऐसी स्टोरी होगी जिसमें अननेसेसरी इमोशनल रिलेशनशिप से अवॉइड करने के लिए विल पावर यूज़ करने के बारे में बताया गया होगा या इस तरह का कुछ मुझे लगा। बट जब किताब आई तो ये कुछ और था। एनी हाउ इस बुक को जो ऋत्विक है उन्होंने अपनी वालदा को डेडिकेट किया है और अपनी मदर के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड ग्रेटफुलनेस शो की हुई हैं। इसकी जो टारगेटेड ऑडियंस है वो लोग हैं जो कि हर चीज़ को बहुत डीपली फील करते हैं और ऑथर ये भी चाहते हैं कि जो इस तरह के लोग हैं इस किताब को पढ़ने के बाद अपनी वैल्यू और अपनी ग्रेटनेस ऑफ देयर सेल्फ एंड हार्ट जो है उसको रियलाइज़ करें। अब मैं इस किताब को जो है इस तरह रिव्यू करूँगी कि मैं इसकी समरी वगैरह नहीं बताऊँगी, बल्कि इसके कुछ सिलेक्टिव पैसेजेस मैंने आइडेंटिफाई किए हैं जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे, उन पे मैं अपना एनालिसिस दूँगी। तो किताब के टाइटल की बात करें तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव है, मगर ऐसा है कि जो किताब के अंदर जो एज ए होल जो कुछ लिखा गया है, कलेक्टिवली जो कुछ मौजूद है, जो कुछ लिखा है उससे कंटेंट ज़रा उस कंटेंट से ज़रा इतना टाइटल मीन्स नहीं मिल रहा, बल्कि हाँ चंद पैसेजेस ऐसे हैं जो कि डेट आर कॉन्टेक्चुअली रेलिवेंट टू द टाइटल, बट मोस्ट ऑफ द पोइट्री एंड पैसेजेस ये उनके डिफरेंट थीम्स हैं। लाइक जो चंद थीम्स मैंने आइडेंटिफाई किए हैं वो है एक होप, लव वन सेल्फ, डिफ़िकल्ट टाइम्स इन ए रिलेशनशिप, फियर ऑफ रिजेक्शन एंड पैशन फॉर लव, डेप्थ ऑफ लव, jealousy in love, healing from a toxic relation and feeling of a peace after escaping from a toxic relationship. और फिर ये है कि मुझे ऐसा लगा कि ये किताब किसी की पर्सनल डायरी की तरह मुझे लगी, जिसमें उसने अपनी फीलिंग्स एक रिलेशनशिप में रहते हुए डिफरेंट स्टेजेस में जो उसकी फीलिंग्स थी उसे रिप्रेजेंट किया हुआ है। और मुझे ऐसा भी लगा कि इसमें राइटर ने दूसरों के रिलेशनशिप से रिलेटेड अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशंस भी उसने बताई हुई हैं और अपनी जो सेल्फ इमेजिनेशंस है कि रिलेशनशिप को कैसा होना चाहिए इस बारे में बात की है। क्योंकि जितने थीम्स हैं इसमें मुझे नहीं लगता कि एक इंसान एक ज़िंदगी के अंदर इतना सब कुछ में उसकी अपनी पर्सनल लाइफ में हो सकता है। मुझे लगता है कि कुछ दूसरों के रिलेशनशिप्स के ऑब्जर्वेशंस भी हैं और इस किताब को बहुत इट इज़ रिटन ब्यूटीफुली। जो चॉइस ऑफ वर्ड्स हैं, सिलेक्शन ऑफ सिंबल्स है और जो आइडियाज़ की प्रेजेंटेशन है, इट इज़ वेल क्राफ्टेड। एंड मुझे ये भी लगता है कि जो किताब के अंदर कंटेंट है ना वो इस जो ऑथर है इन्हीं की यूनिकनेस है, बिकॉज आई थिंक दैट इवन इफ समवन हैज़ दिस टाइप ऑफ फीलिंग्स एंड इमेजिनेशंस as represented in the book, it is not easily possible to express in words or to write such content. जो फीलिंग्स इसमें एक्सप्रेस की गई हैं वो कम्प्लीटली नॉर्मल है, रियल है, नेचुरल और प्योर है, बट आई थिंक कि ये एक मेच्योर कंटेंट है। मेच्योर कंटेंट इन द सेंस दैट only mature minded individuals with ability to digest the depth of that kind of feelings, emotions or experiences can grasp accurately the underlying meaning and essence.
कि वही शख्स इसको अच्छे से समझ सकता है, इसके मीनिंग को, इस किताब के, जो कि मीन्स ये फीलिंग्स, इमोशंस या एक्सपीरियंसेस को समझ सके। तो इस इन दैट सेंस ये एक समझदार बंदा, ये मेरा ख्याल है, पढ़ सकता है ज़्यादा अच्छे से। इवन मैं भी बहुत ज़्यादा इसके पैसेजेस जो है वो समझ नहीं सकी, और जो मुझे थोड़ी बहुत समझ आए तो उनको मैं बहुत डेप्थ में एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहती अपनी पर्सनल बाउंड्री की या अपनी डिज़र्व नेचर की वजह से। अब एक मैं ये थीम इसमें डिस्कस करना चाहती हूँ कि ये वाली बुक जो है वो ईस्टर्न सोसाइटीज़ या जो कंजर्वेटिव सोसाइटीज़ हैं उनमें जो टीनेजर्स हैं, बच्चे हैं, मीन यंग बच्चे हैं, उनको ये किताब पढ़नी चाहिए या नहीं। तो मुझे लगता है विद द एक्सेप्शन ऑफ वेरी फ्यू पैसेजेस जो है ये किताब पढ़ने में कोई मसला नहीं है, कोई ऐसा जिसे कहते हैं कोई अडल्ट कंटेंट नहीं है, मीन्स साफ़ सुथरी ही है। बट और ना ही ये कोई हमारे मॉरल स्टैंडर्ड से बियॉन्ड जाने वाली कोई चीज़ है। लेकिन ये है कि क्योंकि मॉरल स्टैंडर्ड से इसलिए नहीं बियॉन्ड जाने कि जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, दे आर एक्सप्रेस्ड वंडरफुली विद प्योर एस्थेटिक सेंस। लेकिन मुझे लगता है कि टीनेजर्स को पढ़ने में कोई बुराई तो नहीं है, लेकिन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कंटेंट की डेप्थ को समझ शायद उस तरह ना सकें जिस तरह एक मेच्योर पर्सन समझ सकता है, बड़ा इंसान समझ सकता है। एंड अब मैं कुछ पैसेजेस इसके डिस्कस करूँगी जिसमें मैंने कुछ सीखा उनसे और अपना एनालिसिस दूँगी फ्रॉम सोशियो एनालिटिकल लेंस। ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो पैसेज डिस्कस करूँगी वो पेज नंबर 19 है। पेज नंबर 19 में है, यू आर नॉट द काइंड ऑफ फ्लावर डेट कैन बी प्लग्ड एंड पुट इन समवन्स हेयर, यू आर द काइंड ऑफ फ्लावर पीपल फाइंड टू प्रीटी टू प्लग, द काइंड ऑफ फ्लावर डेट डिज़र्व्स टू कीप ब्लूमिंग। तो मुझे ये पैसेज बहुत अच्छा लगा कि जिस तरह ऋत्विक सिंह ने इसमें मीन्स एक सेल्फ लव वाली बात इसमें आ जाती है कि आपको ये बताया है कि मीन्स कि आप जो किसी भी शख्स की मोहब्बत, चाहे वो अपने माँ बाप के लिए हो, चाहे बहन भाई के लिए हो, चाहे दोस्तों के लिए, किसी के लिए भी, वो इतनी सस्ती नहीं है या इतनी बेकार नहीं है कि वो उसे खूबसूरत समझ के ज़ाया कर दिया जाए या उसकी रिस्पेक्ट ना की जाए। जैसे उन्होंने फ्लावर से तशबीह दी है कि नॉट अ फ्लावर दैट शुड बी प्लग्ड, मीन्स इस तरह नहीं होना चाहिए। तो ये एक बड़ा मुझे एक अच्छा थीम, एक अच्छा प्रेजेंट करने का अंदाज़ लगा जिस तरह इन्होंने अपने जो अल्फाज यूज़ किए हैं, तो मुझे ये काफ़ी ब्यूटीफुल लगा। इसके बाद जो मैं जिस पैराग्राफ को पढ़ूँगी वो है पेज नंबर 37 में। तो इसमें है कि यू आर एट ए हिल स्टेशन एंड देर इज़ टू मच फॉग टू सी द सन, कि इतनी धुंध है कि आप सूरज को भी नहीं देख पा रहे। बट दैट डज नॉट मेक द प्लेस एनी लेस ब्यूटिफुल, जस्ट बिकॉज योर पाथ इज़ अनक्लियर डज नॉट मीन light does not exist, it doesn't mean that journey is not beautiful or worth it। तो मुझे ये पैसेज इसलिए अच्छा लगेगा कि इसमें इन्होंने मुझे लगा कि मैंने इससे ये सीखा कि हम समटाइम्स समझते हैं कि हमें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हर तरह के रिसोर्सेज होना ज़रूरी है। तो आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ऋत्विक मुझे लगता है कि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने एक होप दी है कि इफ़ यू नो द राइट डायरेक्शन, तो आप जो जिस भी काम को, जिस भी गोल को अचीव करने के लिए एफ़र्ट कर रहे हैं, तो वो कभी ना कभी आप कामयाब ज़रूर हो जाएंगे, चाहे पाथ क्लियर है या नहीं। आपकी डायरेक्शन ठीक है, आप खुद एफ़र्ट कर रहे हैं, आप खुद हार्ड वर्किंग है। तो पाथ अगर इतना अच्छा नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज इतने अच्छे नहीं भी हैं, तो डजेंट मैटर। आप चाहे कछुए की स्पीड से चलते जाएं, मगर राइट डायरेक्शन में चलते जाएं, एक टाइम पे आकर आप कामयाब ज़रूर होंगे। तो ये जो आइडिया ऑफ होप है ना इसमें, तो ये बड़ा मुझे इनकरेजिंग सा लगा इस पैराग्राफ में। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस पेज नंबर 67। ओके, इसमें उन्होंने लिखा है, माई मदर्स स्माइल इज़ सो ब्यूटिफुल, माई फादर मस्ट हेट डैट अबाउट हर, फॉर ही नेवर लेट हर स्माइल फॉर टू लॉन्ग। इनके वो ये कह रहे हैं कि मेरे फादर जो हैं उन्होंने कभी ज़्यादा मुस्कुराने नहीं दिया मेरी वालदा को। ओके, शी बरीड हर ड्रीम्स टू मेक स्पेस फॉर अस टू बिलोंग, के मदर ने जो है कुर्बानियाँ दी हैं अपनी औलाद के लिए। आई वंडर हाउ मच पेन लिव्स विद इन हर, आई वंडर हाउ शी मैनेजेस टू स्टे दिस स्ट्रॉन्ग।
तो मुझे ये नज़र आया कि जो ऋत्विक है उन्होंने अपनी वालदा की कुर्बानी, जो कि कुर्बानियाँ उन्होंने ज़िंदगी में दी और जो टॉक्सिसिटी उन्होंने फ़ेस की उनके वालिद की वजह से, उसके बारे में बात की है। अच्छा, हाँ, यस, ऐसा होता है लाइफ में, देखने में आता है कि समटाइम्स कोई ऐसा टॉक्सिक स्पाउस किसी को मिल जाता है जो उसकी ज़िंदगी को जहन्नुम बना देता है। और मेरा ख्याल है इसका ताल्लुक पैट्रियार्की से यहाँ जोड़ा गया हुआ है। लेकिन हाँ, दिस इज़ ट्रू। और मेरा ख्याल है कि वो एक, मुझे थोड़ा सा मफ़हूम याद आ रहा है, एक दुआ भी ऐसी कि जिसमें खुदा से पनाह मांगी हुई है कि एक ऐसा स्पाउस ना मिल जाए जो कि मुझे बुढ़ापे से पहले बूढ़ा कर दे। तो इन दैट सेंस ये बात की हुई है। एनी हाउ, मुझे लगता है कि मैं इसमें थोड़ा सा अपना एनालिसिस देना चाहूँगी। हर ऐसा होता है कि कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो कि नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी होती हैं, जिनकी जो औरतों की ज़िंदगी जहन्नुम बना देते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा अपना ये एनालिसिस देना चाहती हूँ कि समटाइम्स ऐसा होता है कि सोसाइटी, हमारी जो सोसाइटी में कॉमन अंडरस्टैंडिंग है ना, कि औरतों की मुसीबत के पीछे मर्द का ही हाथ है और कोई मसला नहीं है। यूजली ऐसा समटाइम्स होता है, लोग ऐसा सोचते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमेशा ऐसा नहीं होता। अम, अगर हम ईस्टर्न सोशल सेटिंग्स की बात करें ना, तो मेरा ख्याल है कि असल में हमारा सोशल स्ट्रक्चर है जो प्रॉब्लमेटिक है। सोशल स्ट्रक्चर है जो कि अनचेक्ड पावर्स मर्दों को दे देता है, जिसकी वजह से कुछ मर्द उसे एक्सप्लॉइट कर लेते हैं या फिर गलत तरीके से यूज़ करते हैं। आल्दो सोशल स्ट्रक्चर ऐसा भी है कि समटाइम्स ये मर्दों को भी अपने टॉक्सिक साइकिल के अंदर ले आता है। हाँ, ये है कि जो मर्द है ना, उसके पास टॉक्सिसिटी से, जो माशरे की एक टॉक्सिसिटी है, उससे एस्केप करने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वुमेन। और मुझे ये भी लगता है कि जो औरतें हैं ना, उनको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ मैन चाहिए होती है इस सोशल स्ट्रक्चर में टॉक्सिसिटी से निकलने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है एक सोसाइटी मेल डोमिनेटेड है। और इधर मैं ये बात करना चाहती हूँ कि इसमें सिर्फ मर्दों का कसूर नहीं होता। अगर हम देखें ना, तो जो बहुत सी जगहों में ना टॉक्सिक पेरेंटहुड, पेरेंटिंग ऐसे टॉक्सिक होती है, या नार्सिसिस्टिक फैमिली कल्ट होता है जो कि औरतों की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है, या मर्दों को भी समटाइम्स। एनी हाउ, नार्सिसिस्टिक फैमिली कल्ट बेसिकली क्या है? इसमें ये होता है कि एक फैमिली मेम्बर, ऐसा पेरेंट्स में से एक पेरेंट, मदर भी हो सकती है, फादर भी होता है, कोई एक आमतौर पे ऐसा होता है जो नार्सिसिस्टिक होता है, और वो उसने घर का माहौल ख़राब सा रखा होता है, जिसकी वजह से बच्चे बड़े डिस्टर्ब से रहते हैं। तो उनमें यूजली ये होता है कि कोई बच्चों में कुछ गोल्डन चाइल्ड होते हैं, वो ऐसे बच्चे जो अपनी उस पर्टिकुलर नार्सिसिस्टिक पेरेंट को की हर बात को ठीक करते हैं, ठीक कहते हैं, उनके मुताबिक चल रहे होते हैं, वो गोल्डन चाइल्ड बन जाते हैं। और कुछ होते हैं जो लॉस्ट चाइल्ड होते हैं, जो कि जिन्हें को समझ नहीं आ रही होती उनके साथ क्या हो रहा है, वो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो होते हैं ना, अप्रूव कर रहे होते हैं अपने नार्सिसिस्टिक पेरेंट की हर बात को। लेकिन बीच में कोई एक ऐसा चाइल्ड भी होता है कि जो जिसे वो नार्सिसिस्टिक पेरेंट अपना दुश्मन समझ रहा होता है, उसके लिए बड़ा एक बुरा सा माहौल क्रिएट कर देता है, क्योंकि वो ज़रा जो इंटेलेक्चुअल चाइल्ड होता है और वो सही क्रिटिकल होता है, वो गलत को गलत कहना जानता है, सही को सही के लिए कहना जानता है, तो उसके लिए थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ये इस तरह का एक नार्सिसिस्टिक फैमिली कल्चर होता है, या फिर टॉक्सिक पेरेंटहुड, जहाँ पेरेंट्स टॉक्सिक होते हैं और बच्चों को ये फीलिंग्स को नहीं समझते हैं वगैरह, इस तरह के मसाइल होते हैं, वहाँ पर भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के पेरेंट्स अपने बच्चों को ख़ासतौर में बेटियों को जानबूझकर एक डिफ़िकल्ट एंड एब्यूज़िव मैरिज में रहने के लिए फ़ोर्स कर रहे होते हैं। तो इस तरह के जो पेरेंट्स हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं औरत की ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, जो उनसे, चाहे वो लाइक सोसाइटल जो कस्टम्स हैं, सोशल जो कस्टम्स हैं, एज ओल्ड कस्टम्स, उनकी खातिर वो अपने बच्चों की खुशियों में अपने बच्चों की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को ज़ाया कर रहे हैं। तो पेरेंट्स का भी तो रोल हुआ ना, नॉट ओनली मैन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिचुएशन। आगे मैं डिस्कस करूँगी, पेज नंबर 87 है। पेज नंबर 87 में क्या है? When the world does not want to love you, I hope you don't stand with the world. There are jasmine flowers in your garden that bloom even on days when you are not around, even when there is nobody present to appreciate them. Your mother wears her favorite saris even though your father never tells her she looks pretty.
द वर्ल्ड कैन रिफ्यूज़ टू लव यू बट मे यू नेवर स्टॉप बीइंग द फर्स्ट पर्सन हु मेक्स यू स्माइल। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें भी एक सेल्फ लव, अपनी पर्सनल केयर की तरफ बात की है कि दुनिया आपसे मोहब्बत करे ना करे, आपका कोई ख्याल रखे ना करे, आपने अपने आप का ख्याल रखना, आपने खुद को निगलेक्ट नहीं करना, आपको अपने लिए ज़िंदगी जीना है। अगर इंसान अंदर से खुश है तो फिर कोई चीज़ उसको दुखी नहीं कर सकती। तो एक ऐसा शख्स जिसे हर कोई निगलेक्ट कर रहा है, उससे ज़रूरत नहीं है लोगों के मुताबिक होने की, उसे ज़रूरत नहीं है कि दुनिया को देखने की कि वो उसे अप्रिशिएट करे, दुनिया से उम्मीद रखने की कि वो उसे अप्रूव करे। अगर वो यूनिक है, इट हैपन्स ना कि कुछ लोग यूनिक होते हैं तो उनको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करी होती। हमारी सोसाइटी में इंट्रोवर्ट्स को समटाइम्स एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा होता। तो ऐसी चीज़ जो सोसाइटी के कस्टम से बाहर निकल रही है, कुछ नया ट्राई कर रही है, तो ऐसे शख्स को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था। तो यू डोंट नीड कि आप सोसाइटी की तरफ देखोगे वो आपको एक्सेप्ट करे। अगर कोई शख्स या कोई कुछ ग्रुप ऑफ पीपल पीसफुल को एग्जिस्टेंस नहीं चाह रहे, या वो आपके या वो डिफरेंट वर्ड व्यूज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो उनकी मुताबिक होने की ज़रूरत नहीं। अपनी यूनिक और अपनी इंडिपेंडेंट जो पर्सनैलिटी है उसको हमेशा मीन्स ज़िंदा रखने की ज़रूरत है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा पैरा लगा इस किताब का। Next, I am going to discuss page number 121. It is written that the people you love are often the ones who end up making you feel horrible about yourself. You were in fifth grade when that relative told you your skin tone is not ideal, you are not smart like your sister, and don't have much to offer. You were in seventh grade, and by that time the message had been repeated so many times that you started believing it. कहते हैं ना कि झूठ को इतनी दफ़ा बोलो कि वो सच लगना शुरू हो जाए। Anyhow, next it is written that that friend who jokingly told you that you cannot get dates and kept talking about how she, on the contrary, could get anybody she wants. You were at a wedding and your father told you how that outfit looked funny on you. Nobody talks about how difficult it is to love yourself when the people around you constantly make you feel unworthy. You may be the kindest person in the world, but that won't ensure the world is kind to you too. Self love does not come easily to most people, and in most cases, the person has nothing to do with it. It's the people around them that are responsible for the same. अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है, और इसमें एक जो सोसाइटी की बुराइयाँ हैं उनको बड़े अच्छे से रिप्रेजेंट किया हुआ है कि एक शख्स है, ऐसा होता है समटाइम्स सोसाइटी, आपके फ्रेंड्स में भी लोग होते हैं, समटाइम्स पेरेंट्स टॉक्सिक होते हैं, समटाइम्स टीचर्स ऐसे होते हैं, इस तरह हो जाता है कि आसपास के लोग जो है आपके कलर की वजह से आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे होते, आपकी मीन्स बाय लुक आपको जज कर रहे होते हैं। तो ये एक बहुत बुरी चीज़ है, ये नहीं होनी चाहिए। और ऐसे शख्स के लिए जो कि खुद तो अच्छा है, खुद वो दूसरों के लिए दूसरों की हेल्प भी करता है, तो उसको लोग अगर मोहब्बत नहीं दे रहे जस्ट बिकॉज ऑफ कलर और ये जो अपेरेंट चीज़ें, तो आई डोंट थिंक कि उन्हें उन्हें लाइक कंफ्यूज होना चाहिए या परेशान होना चाहिए या लोगों की बातों पे यकीन करना चाहिए जो इस तरह की। तो ये इसमें बड़े अच्छे से बताया गया कि जो इस तरह की सराउंडिंग्स है जिसमें जेलसी है, इनसिक्योरिटी है, कंपैरिजन है, ऐसी सराउंडिंग में अपने आप को आपने पॉजिटिव रखना है, लोगों की बातों में नहीं आना। तो ये एक बहुत अच्छी लाइक होप दी हुई है, और मुझे ये लगता है कि ये बहुत एक बुराई है हमारे माशरे में जो कि नहीं होनी चाहिए। कंपैरिजन नहीं किया जाना चाहिए किसी को उसकी और इसका बड़ा नुकसान है। इवन कि जिस शख्स को उसकी कम खूबियों की वजह से, कम नेचुरल क्वालिटीज़ की वजह से कंपेयर किया जाता है किसी बेहतर शख्स के साथ, तो जो कम खूबियों वाला है उसके अंदर तो जेलसी के जो असरात, नेगेटिव इमोशंस जैसे जेलसी होगी, इनसिक्योरिटी, वो तो आता ही आता है। लेकिन जो जिसके पास कोई ज़्यादा चीज़ मौजूद है खुदा की तरफ से, उसके साथ भी कुछ अच्छा नहीं होता। मैंने खुद ये चीज़ें ऑब्ज़र्व की हुई हैं कि आउट ऑफ जेलसी फिर वो जो होते हैं वो भी इनोसेंट लोग हैं जिनको सोसाइटी ने, माशरे ने कंपैरिजन जेलसी में डाल दिया जाता है, लेकिन आउट ऑफ जेलसी वो अजीब किस्म की टॉक्सिसिटी सुन सुन के दूसरे लोगों के साथ जिनका कोई कसूर भी नहीं होता, सिर्फ खुदा ने उनको थोड़ी सी नेमतें ज़्यादा दे दी हैं, तो उनके साथ बहुत बुरा करना शुरू कर देते हैं। और जिसे कहते हैं ना, हम नहीं कामयाब हुए तो तुम्हें भी नहीं होने देना। तो ये एक बड़ा अजीब सा सिनेरियो डेवलप हो जाता है जो मैंने खुद सोसाइटी में बड़ा ऑब्जर्व किया है। तो ये बड़ी बुरी चीज़ है।
नहीं होना चाहिए कि आई बिलीव के खुदा ने हर इंसान को बराबर तख्लीक किया है। किसी के पास अगर कोई नेमत ज़्यादा है ना तो दूसरे तो कोई नेमत कम भी हो सकती है, इसी तरह किसी दूसरे के पास कोई नेमत कम है तो उसके पास ज़्यादा भी हो सकती है कोई। तो ये चीज़ है कि किसी एक चीज़ के किसी के पास ज़्यादा होने से जेलस फील करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जेलस फिर इंसान को बर्बाद कर देता है। आउट ऑफ जेलसी इंसान अपने जो उसके अंदर का रियल पोटेंशियल है उसको नहीं आइडेंटिफाई कर पाता और दूसरों के पोटेंशियल से ही जेलस करता रहता है। तो दिस इज़ वेरी बैड सिनेरियो एनी हाउ। ओके, नेक्स्ट मैं पेज नंबर 140 पे चलती हूँ। दिस इज़ द लास्ट जो मैं डिस्कस करूँगी। और इसमें क्या है जी, व्हेन समवन आस्क्स मी what I am most afraid of, it's not the things that have never happened, but the ones that I am scared will happen again. Like my father not being nice to me, my relatives telling me all those things I would not say to someone, even if they broke my heart, being loved and left again, crying silently, head buried in my pillows so nobody would figure out I am in pain. I am not scared of the unfamiliar, but of the things that have happened too many times to me to ever get over them. ओके, तो ये सब लिखा है। तो मुझे जो इसमें समझ आई है ना कि ऑथर ने बात की है फियर ऑफ बैड थिंग्स हैपनिंग अगेन, जो रिपीटेडली आपसे बुरा रवैया रखा जा रहा होता है। और फिर कुछ फिर रिपीटेडली आपसे एक तो बुरा रवैया रखा जा रहा है, फिर कभी कोई अच्छा आपके साथ हो जाए तो फिर आपको किसी के अच्छे होने से भी एक फ़ियर क्रिएट हो जाता है कि दोबारा बुरा ना हो जाए। तो मेरा ख्याल है ये भी ना नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी की एक निशानी होती है कि जो नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं ना वो मीन्स जब मूड होता है बुरे हो जाते हैं और कभी काम का वक्त हो या अच्छे बन जाते हैं। तो ये मुझे जो लग रहा है ना कि जो राइटर है ना उनके फादर गालिबन नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी है उनकी, वो टॉक्सिक है और उनसे बड़े एक मोहब्बत नहीं जो एक बाप को देनी चाहिए अपनी औलाद को मोहब्बत वो उन्हें नहीं दी। तो परहैप्स इस वजह से उनके अंदर ये एक फियर डेवलप हो गया कि जो लोग कभी कभी अच्छे बन जाते हैं, कभी वैसे बुरे रहते हैं, कभी कभी अच्छे बन जाते हैं तो वो दोबारा बुरे ना हो जाए। ये एक फ़ियर है जो कि बिल्कुल एक रियल सिचुएशन उन्होंने बताई हुई कि ऐसा होता है कि ये फ़ियर इंड्यूस हो जाता है इंसान के अंदर। ओके, नेक्स्ट चलिए अब कंक्लूड करते हैं। तो मुझे जो ये किताब जो है मुझे ये बुक अच्छी लगी। मीन्स मेरे ये ख़रीद कर पैसे बिल्कुल भी नहीं ज़ाया हुए, मैंने इससे काफ़ी लर्न किया है। और ये ऐसी किताब थी जो एक तो बहुत अच्छी लिखी हुई है और इसे 1-2 घंटों के अंदर आप एक ही सिटिंग में बैठ के पढ़ सकते हो। ये नहीं कि आपको निशान लगाना पड़ेगा कि कल आधी पढ़ लूँ परसों पढ़ लूँ। तो ये एक अच्छी किताब थी। और स्टाइल इसका जो स्टाइल था, इसके अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल हुए, जो इसका सेंस था, वो एक बड़ा वो बताता है कि जो हम ऑथर हैं वो काफ़ी डीप नेचर है उनकी, काफ़ी सेंसिटिव है और वो चीज़ों को फील करते हैं। लेकिन और मुझे ये भी लगा कि इस किताब को पढ़ के जो ऑथर है वो अपनी वालदा के बहुत करीब है और ज़ाहिर है उन्होंने अपनी वालदा को ज़ालिमन कुर्बानियाँ देते देखा हुआ है। अपनी औलाद के लिए सेक्रीफाइस करता रहा है और फादर से उनका एक फ़ियर है क्योंकि फादर से उन्हें कोई वो मोहब्बत नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। एनी हाउ इट इज़ ए मेच्योर माइंड, मीन्स इट नीड अ मेच्योर माइंड, दिस कंटेंट नीड अ मेच्योर माइंड और एक डीप हार्ट जो कि इसको अच्छे से समझ सके। एक मेच्योर माइंड का शख्स और जिसका गहरा दिल है जो चीज़ों को डीपली फील करता है वो इस किताब को अच्छे से समझ सकता है, मुझे ये लगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यू पीपल में राइट इन कमेंट सेक्शन जो आपको इस किताब के बारे में अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो। और इफ़ यू पीपल वांट मी टू रिव्यू सम बुक तो यू मे मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट बुक रिव्यू।